नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हम बात कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था की। हम राज्य व्यवस्था को, इंडिया पॉलिटी को एक नए सिरे से, एक नए तरीके से, एक नए अंदाज के साथ पढ़ना प्रारंभ कर चुके थे। हमने अपनी चर्चा में, अब तक की चर्चा में हमने देखा संविधान बनने से पहले भारत में किस प्रकार से कानून लागू होते थे। हमने वो देखा ब्रिटिश सरकार के अधीन भारत में किस प्रकार शासन चलता था, हमने वो देखा। उसके बाद हमने देखा संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा की बैठकें कैसी हुई, उसका चुनाव कैसे हुआ, सदस्य कौन कौन और कहाँ से और कितने सदस्य आए, वो हमने देखा। उसके बाद में हमने बात करी थी संविधान के स्रोत की, कि हमारे जो भारतीय संविधान में जो प्रावधान लिए गए हैं वो कौन कौन से देश के संविधानों से लिए गए हैं और कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। यदि आपने हमारी वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाकर प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं, इंडिया पॉलिटी बाय उमेश लाडूणा। उसमें आपको वो सारी वीडियो अपलोडेड मिलेगी। आज हम चर्चा करेंगे, संविधान को प्रारंभ करने से पहले हम चर्चा करेंगे अनुसूचियों के बारे में, संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो देखो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, हमारा सब्जेक्ट चल रहा था भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडिया पॉलिटी को हम पढ़ रहे थे। इंडिया पॉलिटी में हमने हमारी अब तक की यात्रा में संविधान के स्रोतों के बारे में देख लिया कि हमारे भारतीय संविधान में जो प्रावधान लिए गए हैं वो कौन कौन से संविधान से लिए गए हैं, कौन कौन से देशों के संविधान से वो कौन कौन से प्रावधान है जो भारतीय संविधान के लिए लिए गए हैं। अब हम देखेंगे संविधान की अनुसूचियों के बारे में, अनुसूचियों के बारे में हम देखेंगे अनुसूचियों को। अनुसूचियां क्या होती है, अनुसूचियां क्या होती है, शेड्यूल क्या होता है। देखो शेड्यूल, अनुसूचियों को हम समझ सकते हैं गाड़ी की डिग्गी के रूप में। किसके रूप में समझ सकते हैं, हम कह सकते हैं ये कोई गाड़ी है, गाड़ी की क्या है, डिग्गी है। जिस प्रकार गाड़ी की डिग्गी होती है उसी प्रकार देखो गाड़ी किसको माना गया है, गाड़ी संविधान को माना गया है। गाड़ी संविधान को माना गया है जो सभी कानूनों को अपने साथ लेके चलती है, सभी कानूनों को, सभी प्रावधानों को अपने साथ लेके चलती है। और उस गाड़ी की डिग्गी कौन है, ये अनुसूचियां हैं। आप इस प्रकार से समझ सकोगे कि गाड़ी की डिग्गी है, उसी प्रकार से संविधान की क्या है, अनुसूचियां है। जैसे हम गाड़ी की डिग्गी में हमारा जो एक्स्ट्रा जो सामान लगेज होता है उसको कहाँ रखते हैं, गाड़ी की डिग्गी में रखते हैं। उसी प्रकार संविधान सभा ने संविधान जो बनाया उसमें जो प्रावधान एक्स्ट्रा बच गए उन प्रावधानों को किसमें रख दिया, संविधान की न अनुसूचियों में रख दिया। कुछ ऐसे प्रावधान जो संविधान में नहीं जोड़े गए लेकिन संविधान के भाग है, उनको किस में जोड़ दिया गया, तो अनुसूचियों में जोड़ दिया गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है अनुसूचियां संविधान का भाग है या नहीं है, अनुसूचियां संविधान का भाग है या नहीं है। तो मैं ये कह दूं कि ये संविधान का ही भाग है, संविधान का भाग है। अब देखो संविधान का भाग है तो इसमें संशोधन भी किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो जिस प्रकार संविधान में संशोधन किया जा सकता है, संविधान के हर भाग में संशोधन किया जा सकता है, हर अनुच्छेद में संशोधन किया जा सकता है, उसी प्रकार से इन अनुसूचियों में भी संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि ये भी क्या है, संविधान का भाग है। क्या है, संविधान का भाग है, संविधान का ही हिस्सा है, संविधान की डिग्गी है, गाड़ी की डिग्गी है। जिस प्रकार गाड़ी की डिग्गी में हम अपना एक्स्ट्रा लगेज रखते हैं उसी प्रकार से संविधान की इस अनुसूचियों में संविधान के एक्स्ट्रा प्रावधान रखे गए। कुछ एक्स्ट्रा प्रावधान किसमें रखे गए हैं, इस अनुसूचियों में रखे गए हैं। इसीलिए अनुसूचियों को हम गाड़ी की डिग्गी कह सकते हैं, संविधान की डिग्गी कह सकते हैं। अब देखो यदि ये संविधान का भाग है तो संविधान का भाग है तो इसमें भी संशोधन किया जा सकता है, तो इनमें भी क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। अब बात आती है संशोधन किया कहाँ से जाता है। देखो संशोधन का मतलब क्या होता है, भारत संविधान में संशोधन का मतलब है नए प्रावधान जोड़ना, नए प्रावधान जोड़ना।
पुराने प्रावधान हटाना, पुराने प्रावधान हटाना। कई बार होता है नए प्रावधान जोड़ दिए या नए जो पुराने प्रावधान है उसमें बदलाव भी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? पुराने प्रावधानों में बदलाव किया जा सकता है। संशोधन से मतलब क्या है? नए प्रावधान जोड़ देना कि हमें लगता है अब कुछ ऐसे प्रासंगिक जो प्रावधान है, जो जरूरी प्रावधान है, उन्हें जोड़ना है संविधान में, तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ये जो संशोधन की जो प्रक्रिया है इसका उल्लेख है अनुच्छेद 368 में। इस अनुच्छेद 368 में ये संशोधन का उल्लेख किया गया है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। उस सारी प्रक्रिया का उल्लेख 368 में दिया गया है। हम आगे अपने सेशन में देखेंगे अनुच्छेद 368 को, संविधान संशोधन को देखेंगे। अब तक कितने संशोधन विधेयक आ चुके हैं और उनमें से कौन कौन से लागू हो चुके हैं, कितने संविधान संशोधन अब तक हुए हैं, उनमें क्या क्या प्रक्रियाएं चली है, क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है, बदलाव किया गया है, नए जोड़े गए, सबको हम डिटेल से देखेंगे। तो अभी हमें देखना है कि जो अनुसूचियां उसमें भी क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। अनुसूचियों में नए प्रावधान जोड़े जा सकते हैं, पूरी की पूरी नई अनुसूची भी जोड़ी जा सकती है, नई अनुसूची जोड़ी जा सकती है, पुरानी जो अनुसूची है उनको हटाया भी जा सकता है। तो नए प्रावधान जोड़ सकते हैं, पुराने प्रावधान हटा सकते हैं, पुराने प्रावधानों में बदलाव या परिवर्तन या संशोधन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे अनुसूचियों को। अनुसूचियों से आप समझ सकते हो गाड़ी की डिग्गी से, जैसे गाड़ी की डिग्गी में एक्स्ट्रा लगेज रखते हैं, उसी प्रकार संविधान सभा ने संविधान के एक्स्ट्रा लगेजों को कहाँ रखा? अनुसूचियों में रखा। उसके बाद ये संविधान का क्या है? भाग है, संविधान का भाग है। इसलिए यदि ये संविधान का भाग है तो इसमें क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, कथन कारण में भी देखने को मिल सकते हैं कि क्या इसमें किया जा सकता है, क्या इसमें संविधान का भाग है या नहीं। तो आप ये जवाब आपका होना चाहिए कि अनुसूचियां संविधान का ही भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरी बात अच्छी लगी होगी, पता चल गया होगा अनुसूचियां क्या है, इसे क्या कह सकते हैं। इसके यानी कि अपने इसको एक मोटा मोटा समझने वाली बात है कि हम इसको किस प्रकार से समझेंगे, ये क्या चीज है, तो गाड़ी की डिग्गी के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे, क्या बात करेंगे? अनुसूचियां कितनी थी, मतलब जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को जब संविधान हमारा लागू हुआ उस दिन कितनी अनुसूचियां थी, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, उन सब के बारे में देखेंगे। कौन कौन सी अनुसूचियां हटा दी गई, कौन सी नई जोड़ दी गई, उन सब के बारे में हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को अनुसूचियों के साथ। मैं आशा करता हूं आप मेरे साथ इस यात्रा में शामिल होंगे, अपने साथ कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे, इसको तसल्ली से देख रहे होंगे और उनको साथ साथ नोट डाउन भी करते जाओगे। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को अनुसूचियों के साथ। अब हम देखेंगे अनुसूचियां पहले कितनी थी, वर्तमान में कितनी हैं, कौन कौन सी अनुसूचियां हैं, उनके बारे में भी हम देखने वाले हैं। किस अनुसूची में क्या प्रावधान है, उन सब के बारे में डिटेल से देखेंगे। तो देखो, जो अनुसूचियां हैं, जब हमारा संविधान लागू हुआ तो मूल संविधान में जो अनुसूचियां, मूल संविधान का मतलब है 26 जनवरी 1950 को जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन इस संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मेरा आंसर होगा 8 थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। अब बात करें कि वर्तमान में इसमें कितनी है। वर्तमान में क्या सूचियों को कम कर दिया गया है, क्या इनको बढ़ा दिया गया है? तो देखो, अनुसूचियां वर्तमान में बढ़ा दी गई हैं और इसमें जोड़ दी गई हैं। वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां संविधान में? तो 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ये आपको याद रख लेना है, अच्छी तरह से याद रख लेना है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एलआईसी का एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे अदर स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, या और कोई भी
सेंट्रल लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब देखते हैं कितनी अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां पहले थी, जो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8 थी। उसके बाद कितनी और जोड़ दी गई, तो 4 और जोड़ दी गई, 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई। तो कुल कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में, 12 अनुसूचियां। तो शुरू करते हैं पहली अनुसूची से, उसमें क्या प्रावधान है, उसके बाद हमें आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं अनुसूचियों को। तो पहली ही अनुसूची से हम प्रारंभ करने वाले हैं। अनुसूची 1, पहली अनुसूची से हम प्रारंभ करेंगे। इसमें क्या उल्लेखित है, हम देखेंगे जब भारतीय संविधान को हम पढ़ रहे होंगे, जैसे ही हमारी ये अनुसूचियां पूरी होंगी, उसके बाद हम डायरेक्ट किस पे चलेंगे, भारतीय संविधान पे चलेंगे, उसके सभी भागों को, उसके सभी अनुच्छेदों को पढ़ते हुए चलेंगे। उसी प्रकार देखो हम देखेंगे भाग 1, संविधान का भाग 1, जिसमें राज्य क्षेत्र के बारे में लिखा गया है, भारत के बारे में लिखा गया है कि भारत एक राज्य है। वो जो बातें हैं वो क्या है, तो देखो अनुसूची 1 में भी इसी प्रकार की बात लिखी गई है कि भारत के राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। इसमें क्या किया गया है, भारत के राज्य क्षेत्र का उल्लेख। अनुसूची 1 में क्या लिखा गया है, भारत का राज्य क्षेत्र क्या होगा, कितने राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो सारा इसमें उल्लेखित है। तो इसमें कितने राज्य उल्लेखित है, तो इसके अंदर 28 राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश इसके अंदर उल्लेखित है। ये कहता है, पहली अनुसूची ये कहती है कि भारत के अंदर कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य है। कितने राज्य है, 28 राज्य है। और कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब बात आती है कि जब संविधान में संशोधन किया जाता है, तो जब अनुसूचियों में संशोधन किस प्रकार से होगा, तो देखो यदि किसी राज्य का नाम हटाना हो, नाम बदलना हो, राज्य की सीमा कम करनी हो, ज्यादा करनी हो, नया राज्य भारत में जोड़ना हो, तो ये जो कार्य जब किए जाएंगे, किसी भी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाए या किसी केंद्र शासित प्रदेश को राज्य घोषित कर दिया जाए, तो इस प्रकार की ये जो बातें हैं, जब इनमें संशोधन होता है तो किसमें संशोधन होगा, तो अनुसूची 1 में संशोधन किया जाएगा। इसमें संशोधन किया जाएगा, अनुसूची 1 में संशोधन किया जाएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें कथन कारण के क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्या आएगा, लिखा जाएगा, भारतीय संविधान में संशोधन करके किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर दिया, राज्य का नाम परिवर्तन, किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन, जैसे उड़ीसा राज्य का नाम परिवर्तन करके ओडिशा किया गया, तो ये तो था कथन, क्या है, कथन है। अब देखो इसका कारण क्या होगा, या इसमें और आगे क्या दिया जा सकता है, तो इसमें लिखा जा सकता है कि कथन आएगा। कथन कैसे आएगा, कि कथन आएगा कि अनुसूची 1 में संशोधन किया जाता है, अनुसूची 1 में संशोधन किया जाता है, संशोधन किया जाता है। ये तो है कथन, ये तो बात सही है कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। कब किया जा सकता है, कारण में इसमें आप देखा जाएगा। तो कारण देखेंगे क्या बनेगा, कि किसी राज्य का नाम परिवर्तन किया गया, नाम परिवर्तन। तो देखो कथन भी सही है कि अनुसूची 1 में संशोधन किया जाता है, किया जा सकता है। कब होगा, तो उसका कारण क्या है, किसी राज्य में यदि नाम परिवर्तन होता है तो अनुसूची 1 में भी संशोधन होता है। तो अब देखो ये कथन भी सही है, कारण भी सही है। कारण कथन की क्या करता है, व्याख्या भी करता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे यूपीएससी जैसे एग्जामों में, एसएससी जैसे एग्जामों में, स्टेट पीसीएस के एग्जामों में, आरएएस के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अच्छी तरह से इसको समझते हुए चलना। तो हमने बात की अनुसूची 1 के बारे में, जिसमें ये बातें हो सकती हैं, जिसमें भारतीय राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये सारी डिटेल आपको देखनी होगी। कम से कम आपको मैप याद होना चाहिए, मैप में राज्यों के नाम याद होने चाहिए, उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए, उनके
कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है, उनके नाम, उनकी राजधानियां, उनके लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। आपको भूगोल अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। अब हम आगे चलते हैं, अनुसूची 2 के बारे में देखते हैं। अनुसूची 2, अनुसूची 2 क्या दो, हमें क्या दो, तो हमें ये तो कहते हैं हमें वेतन दो, क्या दो, हमें वेतन दे दो, हमें वेतन दो। तो जो भी वेतन के बारे में जो चर्चा है किसमें है, अनुसूची 2 में चर्चा है। क्या लिखा गया है कि संवैधानिक पदों को दिए जाने वाले वेतन का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, तो संवैधानिक पद, संवैधानिक पदों को दिए जाने वाले वेतन का उल्लेख है कि संवैधानिक पद है उनको कितना वेतन दिया जाएगा, किस किस प्रकार से उनको वेतन दिया जाएगा। उनको वेतन क्या भारतीय संचित कोष से दिया जाएगा या भारतीय निधि से दिया जाएगा, किस प्रकार से दिया जाएगा, वो सारी की सारी बातें इसके अंदर उल्लेखित है कि उनको कितना वेतन दिया जाएगा, वो भी इसमें लिखा गया है। देखो संवैधानिक पद, ऐसे पद जिनका उल्लेख किस में हो, संविधान में हो। देखो 2 नाम आएंगे आपके सामने, एक आएगा संवैधानिक, एक तो ये संवैधानिक नाम है, एक है वैधानिक नाम, वैधानिक। देखो ये 2 टर्म है जो यूज होंगे बार बार इस पॉलिटी में, इस राज्य व्यवस्था में ये 2 टर्म यूज होते चले जाएंगे। कौन कौन से है, संवैधानिक और वैधानिक। हम आगे संस्थाओं के बारे में भी बात करेंगे, तो भी कुछ ऐसी संस्थाएं होंगी जो कैसी है, संवैधानिक है, कुछ कैसी है, वैधानिक है। वैधानिक को गैर संवैधानिक भी कह सकते हैं। कैसे कहेंगे, देखो संवैधानिक का मतलब होता है जिसका उल्लेख मूल संविधान में जिसका उल्लेख है उसे क्या कहेंगे, संवैधानिक कहेंगे। क्या कहेंगे, संवैधानिक कहेंगे। और जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है उनको कहेंगे गैर संवैधानिक। अब वैधानिक का मतलब क्या हुआ, ऐसे पद, ऐसे संस्था, ऐसे प्रावधान जिनको बनाने के लिए, लागू करने के लिए अलग से विधान बनाए जाए। क्या बनाया जाए, अलग से विधान बनाया जाए, विधि बनाई जाए, कानून बनाया जाए, लॉ बनाया जाए। उन सब के लिए जैसे अलग से विधि कानून बनाया जाए, वो कैसी होगी, वैधानिक संस्थाएं होंगी, वैधानिक पद होंगे। ऐसे पद जिनका सृजन करने के लिए हमें अलग से क्या बनाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। हम संवैधानिक वैधानिक संस्थाओं में देख सकते हैं नगर पालिका, नगर पालिका। तो नगर पालिका क्या है, वैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है, वैधानिक। क्यों, क्योंकि नगर पालिका का अलग से एक्ट बनाया गया है, अलग से कानून बनाया गया है। और बहुत सी संस्थाएं हैं जिनके अलग से क्या बनाए गए हैं, तो नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, विधान बनाया गया है। तो वो सारी की सारी संस्थाएं कैसी हो जाएगी, तो वैधानिक हो जाएगी। वो ऐसे पद जिनका उल्लेख संविधान में तो नहीं है, लेकिन उन पदों के लिए अलग से कानून बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, वो सारे कैसे हो जाएंगे, वैधानिक हो जाएंगे। और जिनका उल्लेख संविधान में है वो कैसे हो जाएंगे, संवैधानिक हो जाएंगे। आगे बात समझ में कि नहीं आई, यदि नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में बता देना, हम वो बात आपको दोबारा बता देंगे। एक डाउट सेक्शन हम चालू करेंगे, उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। मैं आशा करता हूँ समझ में आ गई होंगी, इतनी ज्यादा कोई बड़ी तो बात है नहीं, ऐसे कोई हुआ नहीं है जो समझ में नहीं आएगा। एक बार आप यदि कॉन्सेंट्रेट होकर देख रहे होंगे, वीडियो सुन रहे होंगे, तो आपको जरूर समझ में आएगा। अब देखो बात आती है कि इसमें संवैधानिक पदों को दिए जाने वाले वेतन का उल्लेख है, लेकिन अब देखो जहां लेकिन आ जाता है तो अपने कान खड़े हो जाने चाहिए कि ये लेकिन क्यों आया है। क्योंकि जब यहाँ लेकिन आता है तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। क्या कॉन्सेप्ट निकलेगा, कि जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है। वेतन का उल्लेख अनुसूची 1 में नहीं है। अनुसूची 2 में उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है। अनुसूची 2 में उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है। क्यों नहीं है, हमने पहले भी चर्चा की थी कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं।
तो उन्हें वेतन किसके रूप में मिलेगा? तो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में, क्योंकि जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उसे ही क्या चुन लिया जाता है? तो उन्हें ही उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है। क्या चुन लिया जाता है उन्हें? तो उन्हें उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है। राज्यसभा के अध्यक्ष जो निर्वाचित क्या होते हैं? राज्यसभा के अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं, और राज्यसभा के अध्यक्ष को ही क्या बना लिया जाता है? उपराष्ट्रपति बना लिया जाता है। जैसे आप यदि यूपीएससी में जब आप आईएएस का एग्जाम के लिए आईएएस बनोगे, जब आप आईएएस का पद ग्रहण करोगे तो आईएएस के पद ग्रहण करते ही आप बहुत सी आयोगों के, कमीशनों के क्या बन जाओगे? अध्यक्ष बन जाओगे। क्या बन जाओगे? अध्यक्ष बन जाओगे। तो आप क्या होगे? देखो, आपको तनख्वाह किसकी मिलेगी? वेतन किसका मिलेगा? तो आईएएस के पद का मिलेगा। लेकिन आप कार्य किस किस का करे होंगे? उन सभी आयोगों के आप अध्यक्ष होंगे, उनका भी आपको कार्य करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से होता है, राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें क्या बना लिया जाता है? उपराष्ट्रपति बना लिया जाता है। इसलिए उपराष्ट्रपति के पद का वेतन नहीं है, वो जो उपराष्ट्रपति जो निर्वाचित होते हैं, जिनको उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है, उनको वेतन किस रूप में मिलता है? तो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में मिलता है। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। यदि समझ में आ गई है तो अब हम चलते हैं अगली अनुसूची में, अनुसूची 3 की तरफ हम चलते हैं। अब देखेंगे अनुसूची 3 को, तो उसमें क्या विशेषताएं हैं, उसमें क्या कुछ उल्लेखित किया गया है, क्या प्रावधान अनुसूची 3 में है, उनके बारे में हम देखने वाले। अनुसूची 3, अनुसूची जो 3 है उसमें कुछ ऐसे प्रारूप दिए गए हैं जिन प्रारूपों में क्या उल्लेखित है? तो शपथ उल्लेखित है। कोई भी जो संवैधानिक पदाधिकारी जब शपथ लेते हैं तो उनकी जो शपथ का प्रारूप है कि उनको शपथ किस प्रकार से लेनी है, क्या बोलना है, इसको किस प्रकार से उन्हें शपथ लेनी है, कौन शपथ दिलाएगा, वो जो प्रारूप है वो किस में दिया गया है? अनुसूची 3 में दिया गया है। कौन सी में दिया गया है? अनुसूची 3 में उसका उल्लेख किया गया है। तो क्या लिख सकते हैं? संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का प्रारूप उल्लेखित किया गया है। उल्लेखित किया गया है। किसमें उल्लेखित किया गया है? तो अनुसूची 3 में उन सभी के शपथ का प्रारूप दिया गया है कि उनको किस प्रकार से शपथ लेनी है। उनको शपथ लेनी है तो किस प्रकार से शपथ लेनी है? देखो, शपथ और प्रतिज्ञान 2 होते हैं। शपथ और प्रतिज्ञान। अब देखो, कुछ आस्तिक होते हैं, कुछ नास्तिक होते हैं। हम किसी की धार्मिक भावना को नहीं देख सकते, उनमें देखो धार्मिक भावना के बारे में नहीं कह सकते, वो उनकी धार्मिक भावना है, वो उनका निजता का अधिकार है, वो किस प्रकार से अपनी धार्मिक भावना को व्यक्त करते हैं। वो आस्तिक हो सकते हैं, आस्तिक हो सकते हैं। जो ईश्वर को नहीं मानते वो नास्तिक हो सकते हैं। तो जो आस्तिक होंगे वो तो शपथ लेते हैं, कुछ क्या करते हैं? प्रतिज्ञान लेते हैं। इस प्रकार से है कि वो शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान लेंगे, वो उन पर निर्भर करता है, वो क्या करने वाले हैं, वो उनकी खुद की भावना पर निर्भर करता है। लेकिन उसमें प्रारूप जो दिया गया उसमें ये लिखा गया है कि मैं जो भी पद है, जो नाम है उनका, वो क्या करेगा कि मैं शपथ या प्रतिज्ञान करता हूँ, प्रतिज्ञान करता हूँ। उसके बाद में उनका क्या दिया गया है? उल्लेख दिया गया है कि उनको किस प्रकार का शपथ या प्रतिज्ञान करना है, वो सारा उसके अंदर प्रारूप दिया गया है। किसमें दिया गया? अनुसूची 3 में दिया गया। तो शपथ और प्रतिज्ञान भी समझ में आ गया होगा। शब्द ऐसे आ जाते हैं, टर्म आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए ना। शब्दों को जानो आप, जितने ज्यादा शब्दों को जानोगे आप उतने ही ज्यादा लिख पाओगे। जब आप मेन में आंसर राइट कर रहे होंगे तो आपके पास शब्दों का भंडार होना चाहिए, शब्द आपको अलग अलग शब्दों का पता होना चाहिए। जितने ज्यादा शब्द आपके शब्दावली में होंगे, आपके शब्दकोश में होंगे, उतने ही ज्यादा आप अच्छे लिख पाओगे। तो इस प्रकार से शब्दों को भी देखो, शपथ क्या होती है, प्रतिज्ञान क्या होता है, ये भी देख लो। उसके बाद इनका प्रारूप होता है, किसमें है? तो अनुसूची 3 में।
संवैधानिक पदाधिकारियों का, जो जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है, उन सब की जो शपथ है, उनके प्रतिज्ञान का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुसूची 3 में किया गया। लेकिन अब फिर आ गया, क्या आ गया? लेकिन आ गया, तो नोट डाल लो, एक अच्छा सा नोट डाल लो ताकि आप कभी इसको भूलो नहीं। स्टार लगा लो, 5 स्टार लगा लो, फूल पत्तियां लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन लगा जरूर लो, याद रखना जरूरी है। इसके अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का प्रारूप उल्लेखित नहीं है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अनुसूची 3 के अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का प्रारूप उल्लेख नहीं किया गया है। देखो, ये जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी शपथ का प्रारूप जो है वो अनुसूची 3 में नहीं किया गया है। लेकिन अब फिर लेकिन आ गया, इनके शपथ का जो प्रारूप है वो संविधान में उल्लेखित है। संविधान में उल्लेखित है। किस प्रकार से उल्लेखित है? जब हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, तो हम ये सारा देख लेंगे कि किस प्रकार से उनका प्रारूप है जो उल्लेखित है, वो हम आगे देखते हुए चलेंगे। अब के लिए आपको इतना याद रख लेना है कि जो अनुसूची 3 है उसमें संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप उल्लेखित किया गया, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का प्रारूप उल्लेखित नहीं किया गया है। तो ये मैं आशा करता हूं आपको अनुसूची 3 भी समझ में आ गई होगी। अनुसूची 3 भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे अनुसूची 4 की तरफ। हम देखेंगे अनुसूची 4। अब हम देखने वाले हैं अनुसूची 4 को। ये जो अनुसूची 4 है, ये राज्यसभा में निर्वाचित होने वाले जो 233 पद है, 233 सीटें हैं, 233 स्थान है, जो सदस्य उन 233 स्थानों पर, सीटों पर जो निर्वाचित होते हैं, उनका उल्लेख किया गया है। उनकी सीटों के आवंटन का उल्लेख किया गया है कि कौन कौन से राज्य से, कौन कौन से जगह से इस राज्यसभा में सदस्य आएंगे। तो क्या लिखा गया है? राज्यसभा में निर्वाचित होने वाले 233 स्थानों या सदस्यों की सीटों के आवंटन का उल्लेख किया गया है। बात आती है कि राज्यसभा में कुल सदस्य कितने हैं, तो ये भी आप देख लो कि राज्यसभा में सदस्य होते हैं 245। कितने सदस्य होते हैं? 245। उसमें से निर्वाचित कितने होते हैं? निर्वाचित होते हैं 233। तो आपका क्वेश्चन होगा तो 12 सदस्य कहां से आते हैं? तो उनका मनोनयन किया जाता है, वो मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। कितने? 12 सदस्य। हमने पहले भी बात की थी कि जो 12 सदस्य हैं उनका मनोनयन कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राज्यसभा के अंदर 233 सदस्य तो निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। उनका मनोनयन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों से करते हैं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, चाहे वो और कोई क्षेत्र हो, उन सभी क्षेत्रों से इनको
देखते हैं, हम देखेंगे कौन कौन से क्षेत्रों से उनको मनोनीत किया जाता है, संविधान में किस प्रकार से उनका उल्लेख किया गया है, कौन कौन से क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। क्रम से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, उनके मनोनयन के क्षेत्र को किसकी क्षेत्र से किया जाता है, तो उनको संविधान में उल्लेख के आधार पर क्रम से व्यवस्थित कीजिए कि संविधान में पहले कौन लिखा गया, बाद में कौन लिखा गया है। उन ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, शब्द क्वेश्चन आते हैं संविधान से, तो संविधान को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो 233 सदस्य हैं, ये कहाँ कहाँ से आएंगे, इनकी सीटें कौन कौन से राज्य में कितनी सीटें होंगी, कहाँ कहाँ से सदस्य आएंगे, उनकी सीटों का क्या है, आवंटन उल्लेखित है कि किस राज्य के लिए कितनी सीटें होंगी, वो सारा इसके अंदर क्या है, उल्लेखित किया गया है। तो इन सीटों के आवंटन का उल्लेख किसमें किया गया है, अनुसूची 4 में किया गया है। अनुसूची 4 में राज्यसभा में निर्वाचित होने वाले 233 सदस्यों की सीटों का आवंटन उल्लेखित किया गया है। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। मैं आशा करता हूँ ये बातें भी आपको कुछ समझ में आई होंगी। तो अब हम चलते हैं अपनी अगली अनुसूची में, अनुसूची 5 की तरफ। अनुसूची 5 की तरफ हम चलते हैं। अब हम देखेंगे अनुसूची 5 को। अनुसूची 5 क्या उल्लेख किया गया है इसके अंदर, ये हम देखने वाले हैं। तो अनुसूची 5 के अंदर लिखा गया है कि जो अनुसूचित क्षेत्र है, जो शेड्यूल्ड एरिया है, शेड्यूल्ड एरिया के प्रशासन से संबंधित जो भी उल्लेख है, जो प्रावधान है, उनका उल्लेख किसमें किया गया है, अनुसूची 5 में किया गया है। कि जो अनुसूचित क्षेत्र वहाँ का जो प्रावधान है, वहाँ के जो प्रशासन का जो प्रावधान है, वो किस प्रकार से किया जाएगा, किस प्रकार से वहाँ पर प्रशासन चलेगा, शासन चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर चलेगा, तो उन सब का जो उल्लेख किया गया है अनुसूची 5 में किया गया है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान उल्लेखित है। अनुसूचित 5 में क्या उल्लेखित है, तो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान उल्लेखित है। अब बात आती है अनुसूचित क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिनको राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है कि ये क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है, इनके लिए अलग से आरक्षण होगा, इनके लिए अलग से व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, क्योंकि समानता का अधिकार सभी को देना है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ के लोग अभी भी क्या है, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उन सबको मुख्य धारा में लाने के लिए उस क्षेत्र को क्या घोषित कर दिया जाता है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। तो अब बात आती है अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा कौन करते हैं, तो कौन करते हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा घोषणा की जाती है। घोषणा की जाती है, किसकी घोषणा की जाती है, कि कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में शामिल होगा या नहीं होगा, ये सब कौन देखता है, तो राष्ट्रपति देखते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित जो भी प्रावधान है, वो अनुसूची 5 में उल्लेखित है। अनुसूची 5 में उल्लेखित है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और आपने इसको नोट डाउन भी कर लिया होगा। छाप लो इनको, चाहे दिमाग में छाप लो, वरना कॉपी में तो जरूर छाप लो, दिमाग में बाद में धीरे धीरे छाप लेना। छापना पड़ेगा दिमाग में भी और कॉपी में भी, दोनों तरफ छापना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में जब जाओगे तो कॉपी में लिखा होगा, आपको पता लगेगा कि मैंने ये जो लाइन है ये कहाँ लिखी थी। तो अभी आपको इतना पता चल जाएगा, तो उसके अंदर सारे जो आपने शब्द लिखे हैं वो भी आपको याद आ जाएंगे और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आंसर आपका बिल्कुल सटीक सही जाएगा। तो हम जाते हैं अपनी अगली अनुसूची, अनुसूची 6 की तरफ। अनुसूचित, अब देखेंगे अनुसूची 6 को। अनुसूची 6, अब इसमें क्या उल्लेखित किया गया। अब देखो, हमने अभी तो बात की थी अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में, अब कुछ
कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ के क्षेत्रों में जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं, वहाँ के अनुसूचित क्षेत्र जो है उनके प्रशासन के प्रावधान जो अलग से उल्लेखित किए जाते हैं, उनके बारे में उल्लेख इसमें किया गया है। क्या किया गया है? इसमें लिखा गया है कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 4 राज्य अलग हैं जो ट्राइबल एरियाज हैं। इधर है भारत के पूर्वी दिशा में स्थित है। कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किसमें किया गया है? तो अनुसूची 6 में किया गया है। ये तो याद रखना पड़ेगा, ये चारों राज्य आपको याद रखने पड़ेंगे कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो अनुसूची 6 में उल्लेखित है। अच्छी तरह याद रखना पड़ेगा। सीधे डायरेक्ट यदि क्वेश्चन आए कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान कौन सी अनुसूची में उल्लेखित है, तो आपका जवाब होना चाहिए अनुसूची 5 में। यदि पर्टिकुलर राज्य दे दिए जाए, ये 4 राज्य दे दिए जाए, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों के प्रशासन से संबंधित, उनके अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान कौन सी अनुसूची में उल्लेखित है, तो इसका जवाब क्या होगा? अनुसूची 6 होगा। आ गई बात समझ में? आ गई तो कमेंट में बता देना, नहीं आई तो भी कमेंट में लिख देना। इसको आप डाउट सेशन में दोबारा अपने आप क्लियर कर लेंगे। तो हम देखते हैं अगली अनुसूची, अनुसूची 7 को क्या उल्लेखित है अनुसूची 7 में, वो भी देख लेंगे कि संविधान के साथ में हमें और क्या पढ़ना पड़ेगा। तो अब देखो साथ साथ चलना है। अनुसूचित 7, अनुसूची 7, अनुसूची 7। अब देखो साथ साथ में क्या होता है? साथ साथ में किसी का संबंध तो होगा, साथ साथ में किसी का संबंध किसी के साथ में होगा। तो आप इस 7 से 7 को याद रख सकते हो कि किसी का संबंध किसी के साथ में है। तो हम तो बात कर रहे हैं भारत देश की। किसकी बात कर रहे हैं? भारत देश की। तो भारत देश में क्या है? संघ सरकार है। तो केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है, इन दोनों के संबंध एक साथ में कैसे हैं, उनके बारे में उल्लेखित किया गया है। क्या क्या उल्लेखित किया गया है? इसमें उल्लेखित किया गया है केंद्र व राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा किस प्रकार से किया जाएगा? कौन कौन से विषय हैं जो केंद्र सरकार को दिए जाएंगे? संघ सूची के जो विषय हैं कौन कौन से होंगे, और उसके बाद जो राज्य सूची के विषय कौन कौन से होंगे, राज्यों को कौन कौन से विषय दिए जाएंगे, कौन कौन से अधिकार शक्तियां दी जाएंगी कानून बनाने के। इसको हम कह सकते हैं केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध। तो देखो दोनों के संबंध साथ में है, तो कौन सी अनुसूची में होगा? अनुसूची 7 में होगा। अनुसूची 7 में इनके संबंध है। तो 7 में क्या है? केंद्र राज्य के संबंध है। आपको याद रखना पड़ेगा, अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे याद भी हो जाएगा। तो आ गई बात समझ में कि नहीं आई? केंद्र व राज्यों के बीच में जो विषयों का बंटवारा जो होता है, हमने देखा था कौन कौन से विषय होते हैं। तो एक तो होता है संघ सूची के विषय, संघ सूची के विषय, और कौन से होते हैं? राज्य सूची के विषय, राज्य सूची के विषय, और कौन से होते हैं? समवर्ती सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय, और कौन से होते हैं? अवशिष्ट विषय। इन तीनों सूचियों में जिन विषयों का उल्लेख नहीं किया जाता उन्हें अवशिष्ट विषय कहते हैं। अवशिष्ट विषय किसके लिए आरक्षित होते हैं? राष्ट्रपति के लिए आरक्षित होते हैं। संघ सूची में भी विषय होंगे जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को होगा, केंद्र सरकार को होगा। राज्य सूची में वो विषय डाले जाएंगे जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को होता है। राज्य सूची में
जो कानून है, राज्य सूची के जो विषय है उन पर कानून बनाने का अधिकार कब एक एक ऐसी समय आता है जब किसके पास चला जाता है, संघ सरकार के पास चला जाता है, केंद्र सरकार के पास चला जाता है। जब किसी पर्टिकुलर राज्य के अंदर आपातकाल लगा हो तब वहां की जो राज्य सूची के जो विषय है उन पर कानून बनाने का अधिकार किनको चला जाता है, तो केंद्र सरकार के पास चला जाता है। उन विषयों पर कानून केंद्र सरकार संसद बना सकती है। तो ये भी बात आपको याद होनी चाहिए। तो केंद्र राज्य संबंध या केंद्र व राज्यों के बीच में विषयों का बंटवारा है, कौन सी अनुसूची में उल्लेखित है, अनुसूची 7 में है। केंद्र राज्य का संबंध 7 में है, अनुसूची 7 में है। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? अब हम चलते हैं अगली अनुसूची, अनुसूची 8 में। कौन सी अनुसूची में चलेंगे? अनुसूची 8 में चलेंगे। अब हम देखेंगे अनुसूची 8, जो हम देखने वाले हैं हमारी अगले सेशन में। कब देखेंगे? अगले सेशन में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। कैसी लगी ये क्लास आपको हमें कमेंट में बताना। यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।